हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्या माइंड माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएनए कॉपिंग और रेप्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए कॉपिंग के बारे में कि कैसे डीएनए कॉपी होता है, कैसे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, राइट। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। और राइट डियर स्टूडेंट्स, तो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था डीएनए के बारे में, राइट। इन अवर प्रीवियस सेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डीएनए। व्हाट इज डीएनए? सबसे पहले तो डीएनए की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है, रिकॉल करिए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है ये क्या करता है भाई, ये किसी तरह की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। क्या करता है? एक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इट कैरीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैरी करता है, राइट। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कि पास ऑन होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग के पास क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो जब रिप्रोडक्शन होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो ये डीएनए होता है ये क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। भाई हमने पढ़ा था पहली बात, ये डीएनए होता क्या है। ये जो डीएनए आपका है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में होता है, राइट। इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, राइट। अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन दिस डीएनए रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, जब नया ऑफस्प्रिंग क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ना, तो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो जो डीएनए इनके अंदर प्रेजेंट है। अब देखो पहले तो ये डीएनए कैसे होता है, ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में होता है, राइट। उसके बाद ये जो डीएनए है ये एक सबवे फॉर्म क्रोमोजोम की फॉर्म में आ जाता है। अब ये क्रोमोजोम क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, राइट। क्या करता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब सेल डिवीजन होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है, तो ये जो क्रोमोजोम है जिसके पास क्या होता है, डीएनए, भाई इस क्रोमोजोम के पास क्या होता है, ये डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। क्रोमोजोम जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी एक कॉपी बना लेता है जिसके पास क्या होता है भाई, डीएनए होगा, एक कॉपी डीएनए होगा, राइट। क्या होगा? कॉपीड डीएनए होगा। तो ये प्रोसेस जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं या फिर डीएनए कॉपिंग बोलते हैं। क्लियर? समझ आ गया? इसी को हमें इस सेशन में और भी अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। तो स्टार्ट करें इस सेशन को, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है व्हाट इज डीएनए कॉपिंग। ये डीएनए कॉपिंग है क्या आखिर? सो देखिए, ऑर्गेनिजम्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू मेक कॉपीज ऑफ देयर डीएनए and this process results in 2 copies of DNA in a reproducing cell. तो जब organisms reproduce करते हैं, when organisms reproduce, तो organisms के सेल के पास जो DNA होता है ना, वो क्या करते हैं, उस DNA की कॉपीज बनाते हैं। क्या करते हैं? एक केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करते हैं जिससे क्या होता है, DNA की कॉपी बनेगी, राइट। ये देखो, जब भी कोई सेल रिप्रोड्यूस करता है तो उसके न्यूक्लियस में जो DNA प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, एक अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा। क्या करेगा? अपनी कॉपी बनाएगा, राइट। और ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। समझ आ गया? अब आगे देखिए, अब आपसे यहाँ पूछा गया व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, क्यों ये डीएनए जब सेल डिवीजन होता है तो अपनी कॉपी बनाता है, तो ये सेल डिवीजन क्या है। सो देखिए, टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स द सेल डिवाइड्स into 2 and each of these cells contains a copy of DNA and has its cellular structure for life processes. अब देखिए, तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सेल डिवीजन होता है और इसी वजह से जो आपका डीएनए वो अपनी कॉपी बनाता है। बट व्हाट इज दिस सेल डिवीजन? ये सेल डिवीजन है क्या, क्यों सेल डिवीजन हो रहा है और क्यों डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है? तो देखिए, सिंपल सी बात है, जब नया इंडिविजुअल क्रिएट होता है तो एग्जिस्टिंग जो सेल है वो क्या करता है, अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। द सेल डिवाइड्स इनटू 2। एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। वन सेल डिवाइड्स इनटू 2 cells and each of these cells contains a copy of DNA and it has its cellular structure for life processes. तो जब एक एग्जिस्टिंग सेल है वो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो एक नया सेल बनेगा, राइट। उस एग्जिस्टिंग सेल से वो क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करके एक नया सेल बनाता है। तो ये एक सेल क्या बन जाता है, 2 सेल बन जाता है, राइट। एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। तो जब ये सेल डिवाइड होगा तो ये जो पुराना सेल है, एग्जिस्टिंग सेल है, ये क्या करेगा, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, राइट, जो कि लाइफ प्रोसेसेस के लिए जरूरी है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो ब्लूप्रिंट है जिस सेल से क्या होगा, ये सेल जो है वो कुछ काम तो करता होगा, इसे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होगा, राइट। अब इसका जितना भी इंफॉर्मेशन, इस ऑर्गेनिज्म के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो क्या करेगा, नए सेल को पास ऑन कर देता है
क्या करके, अपनी डीएनए की कॉपी बना के। इस एग्जिस्टिंग सेल ने अपनी एक डीएनए की कॉपी बनाई और इसने क्या किया, एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 सेल बनते हैं। तो जो नया सेल बनेगा उसके पास डीएनए की एक कॉपी जाएगी, राइट। अब आगे देखिए वेरिएशन। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आ गया है वेरिएशन। तो आपसे यहाँ से पूछा गया है कि व्हाट इज वेरिएशन इन कॉपीज, कॉपीज में वेरिएशन क्या होती है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब ये प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की या फिर डीएनए कॉपी की, तो होता क्या है, थोड़ी सी ना एरर हो जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी सी एरर हो जाती है, जिसकी वजह से जो डीएनए होता है उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। डू यू रिमेंबर, फिर से समझा दूं एक बार, चलो फिर से समझा देती हूँ एक बार, कोई बात नहीं, हम बार बार समझ लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, राइट। क्या, क्यों आप यहाँ पर विद्या माइंड पे आए हो, क्यों वीडियो देख रहे हो, समझने के लिए। विद्या माइंड में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, राइट। चलो तो देखो, ये एक एग्जिस्टिंग सेल है, मैं आपको समझाती हूँ। ये एक एग्जिस्टिंग सेल है, राइट। अब क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब ये सेल क्या करेगा, 2 सेल में डिवाइड होगा। दिस सेल विल डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 सेल्स, राइट। इस एक सेल से 2 सेल बनेंगे। तो 2 सेल बनाने के लिए अब इस सेल के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, होता है या नहीं होते। ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। आप मान लीजिए ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनल्स इसके पास है, राइट। तरह तरह के सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते इसके पास ये तरह तरह के सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। अब साथ ही साथ इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। हमने ये पढ़ा कि इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। तो जब डिवीजन होता है तो डीएनए कैसा हो जाता है, इस तरीके से एक सब्बे स्ट्रक्चर में आ जाता है और अब एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोजोम बना लेता है। क्या बना लेता है, क्रोमोजोम बना लेता है, ठीक है। अब जब सेल डिवाइड होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो एक नया सेल जो बनेगा, जब एक नया सेल बनेगा तो हम क्या चाहते हैं, इस सेल के पास सारी चीजें हों, राइट। जो एग्जिस्टिंग सेल के पास है वो सारी चीजें कहाँ हो, इस नए सेल के पास हो। तो अब जब ये डिवाइड होता है ना और एक नया सेल इसको बनाना होता है, तो ये क्या करेगा कि अपने सेल ऑर्गेनल्स जो इसके पास प्रेजेंट है उन सब की ना कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले तो ये डीएनए की कॉपी बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे सारी जो इंफॉर्मेशन है इसके पास, इस ऑर्गेनिज्म के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये इसके पास, वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है। किसके थ्रू होगी, इस डीएनए के थ्रू होगी। यही डीएनए क्या करेगा, ये जो डीएनए है इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, राइट। जैसे एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, फीचर्स, ट्रेट्स सब होना चाहिए। तो डीएनए की एक कॉपी बनेगी जिससे नए सेल के पास ये कॉपी जाए, राइट। और साथ ही साथ जितने भी सेल ऑर्गेनल्स इसके पास प्रेजेंट है, जैसे कि ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इसके पास प्रेजेंट है, इनकी भी कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, इनकी भी कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर। अब क्या होगा, अब जब ये कॉपीज तैयार हो जाती है, इसके पास डीएनए की कॉपी हो गई, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स की भी कॉपी हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो ये जो एक सेल है ये ना 2 सेल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, ये एक सेल इस तरीके से अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये है, ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये सेल है, पूरी सेल बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। अब देखो कुछ सेल ऑर्गेनल्स तो इस वाले सेल के पास आएंगे, राइट, आएंगे ना, राइट। और बाकी का ये क्रोमोसोम्स, कुछ डीएनए इसके पास रहेगा, राइट। जिसने कॉपी बनाई है वो कहाँ जाएगा, दूसरे सेल के पास जाएगा, राइट। और जो इसने इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स की कॉपी बनाई है, सारे सेल ऑर्गेनल्स की कॉपी, वो कहाँ जाएगी, दूसरे सेल के पास जाएगी। हम क्या चाहते हैं, उस सेल के पास भी सारा सामान हो जो होता है, राइट। उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास, ट्रेट्स की, और साथ ही साथ सेल ऑर्गेनल्स भी उसके पास, राइट। तो इस तरीके से ये एक सेल अपने आप अपने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स और अपना डीएनए है उसको मल्टीप्लाई कर लेता है, भाई उसको क्या कर लेता है, डबल कर लेता है, कॉपी कर लेता है। और उसके बाद ये क्या करता है, 2 सेल में डिवाइड होता है। क्या होता है, ये आगे जाकर 2 सेल्स में डिवाइड होता है, राइट। इस तरीके से अब क्या होंगे, 2 सेल बनेंगे। क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, 2 सेल बनेंगे। एक सेल ये बनेगा जिसके पास क्या होंगे, सारे आपके जो भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे एक तो। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो नया सेल आपका बनेगा, तो हम यहाँ पर नया सेल बना लेते हैं इससे, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया सेल बनेगा, ये इसका न्यूक्लियस है, राइट। अब इसके पास जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। जो सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे इसे मिले हैं एग्जिस्टिंग सेल से, वो भी यहाँ पर क्या होंगे,
प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से नए सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी हुआ था, राइट। तो इसके पास जो डीएनए था वो तो यहीं पर रहेगा एग्जिस्टिंग सेल के पास। इसने अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया ना, अपने इसने डीएनए भी डिवाइड किया था, सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड किए थे, तो दोनों सेल्स के पास बराबर बराबर ऑर्गेनल्स आ गए, राइट। और साथ ही साथ जो डीएनए था वो भी डिवाइड हो जाएगा। डीएनए भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था ना, तो आधा डीएनए इसके पास और बाकी का डीएनए इसके पास, राइट। अब यहाँ पर क्या बने, यहाँ पर दो नए सेल बने, यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, रिप्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे दो नए सेल्स बने। अब ये जो सेल था, ये जो नया सेल बना है, ये जो इस सेल से नया सेल बना है यहाँ पर, ये इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी और ये भी आगे जाकर डिवाइड हो सकता है, ये भी रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करेगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होती है, डीएनए कॉपिंग होती है। क्या होती है, डीएनए कॉपिंग, जिसे आप डीएनए रेप्लिकेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डीएनए रेप्लिकेशन। वैसे यहाँ पर भी ना डीएनए कॉपिंग हो रही है, यहाँ भी क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। बट ये जो इमेज है ना, ये अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी, राइट। यहाँ पे ये देखो, ये क्या होता है, डीएनए का इस तरीके से इसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट। इस तरीके से इसमें ये क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, राइट। अब होता क्या है कि इस तरीके से ओपन हो जाता है और फिर इसकी कॉपी स्टार्ट होती है। बट ये अभी आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे हम इसे समझेंगे, राइट। आने वाली क्लासेस में हम इसे और अच्छे समझेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, क्लियर। अब मैंने आपको बताया कि चलो क्या हुआ, डीएनए कॉपी हो गया, पहुंच गया नए सेल में। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी गलती से मिस्टेक हो जाती है। क्या हो जाती है, एक छोटी सी एरर क्रिएट हो जाती है ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, राइट। इसको मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे कलर से। सो ड्यूरिंग DNA copying, a small error happens. क्या हो जाता है, एक छोटी सी ना एरर हो जाती है। दिक्कत ये है कि ये एक तरह की केमिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, राइट। ये जो ऐसी प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही है, तो उसकी वजह से जब डीएनए कॉपी होता है ना, तो एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। क्या हो जाता है, एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, राइट। कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसे वही मिलेगी जो एग्जिस्टिंग सेल के पास है, कुछ इन्फॉर्मेशन उस कॉपिंग के दौरान चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नए तरह के प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसमें अब नए तरह के कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगे। जो डीएनए की कॉपी होगी, जो नई कॉपी बनेगी, उसमें कुछ नए तरह के प्रोटीन बन जाएंगे विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन के साथ, एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ, राइट। और ये क्या करेगा, अब इसकी वजह से जो नया इंडिविजुअल बनेगा ना, इसकी वजह से जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट, जिसमें क्या आएंगी, वेरिएशंस आएंगी। वेरिएशंस, अब नए ऑर्गेनिज्म में क्या आएंगी, वेरिएशंस। अब जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा इसमें क्या आएंगी, वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशंस, चेंज, चेंजेस आएंगे। अब जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो नया सेल बनेगा, उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, राइट। डीएनए रेप्लिकेट जब हुआ, इस सेल ने अपने आप को जब डिवाइड किया, जब डीएनए कॉपिंग हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, तो उस टाइम कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो कुछ गलतियां हो गई, छोटी मोटी एरर्स हो गई। तो उसकी वजह से अब जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। अब वो अपने एग्जिस्टिंग सेल की कॉपी नहीं बनेगा, अपने एग्जिस्टिंग पेरेंट की कॉपी नहीं बनेगा। कैसा होगा, वो उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो जाएंगे। चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं, क्लियर। तो ये आपको समझ आ गई पूरी प्रोसेस, अच्छे से मैंने आपको समझा दी। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज वेरिएशन इन कॉपीज। तो अब मैंने आपको समझा दिया कि वेरिएशन क्या होता है, राइट, कैसे क्रिएट होता है। चलो तो इसे देखते हैं। सो द डीएनए कॉपीज में नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, देयर मे बी सम वेरिएशन इन द न्यू सेल। तो अब जब एक सेल खुद को डिवाइड करता है, एक नया सेल बनता है उस एग्जिस्टिंग सेल से, तो डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए कॉपी होता है। पर अब ये जो डीएनए की कॉपी बनेगी ना, ये आइडेंटिकल नहीं होगी, ओरिजिनल सेल के डीएनए से आइडेंटिकल नहीं होगी, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ वेरिएशंस होंगे, उस नए सेल में कुछ वेरिएशंस होंगे, राइट। और यही वेरिएशंस क्या करते हैं, क्या करने में हेल्प करते हैं, क्यों ये वेरिएशंस आते हैं, दीज वेरिएशंस हैपन बिकॉज ऑफ द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के पर्पस की वजह से ये वेरिएशन आते हैं, ये चेंजेस आते हैं, राइट। ये जो चेंजेस, ये वेरिएशन आए, यही होते हैं इवोल्यूशन का बेसिस। आपने इवोल्यूशन समझा, पता है आपको इवोल्यूशन क्या होता है, आपको थ्योरी पता है इवोल्यूशन की।
देखो इवोल्यूशन में आपको समझाते हो बहुत सिंपल से एग्जांपल से। हम बोलते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी स्पीशीज क्या है, होमोसेपियंस, अभी होमोसेपियंस है, राइट। हम ह्यूमन बींग्स जो है उन हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, बंदर थे। क्या बोला जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बंदर थे, राइट। हम पहले बंदर थे, उसके बाद बंदर जो है उनमें चेंजेस आए और उसके बाद हम क्या बने, आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ, राइट, इंसान। तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो भी बंदर थे, आपके एंसेस्टर जितने भी ह्यूमन बींग्स थे सबके एंसेस्टर्स कौन थे, बंदर। हम बंदरों से क्या बने हैं, इंसान बने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। पहले तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे एंसेस्टर्स बंदर थे, तो उनके पास तो टेल भी थी, उनके पास एक लंबी सी पूंछ हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम पर वो क्या करते थे, वो पेड़ों पर रहते थे। तो पेड़ों पे रहने के लिए, ग्रिप बनाए रखने के लिए क्या चाहिए होती थी, उन्हें टेल चाहिए होती थी। टेल के बहुत यूजेस होते थे। अब फिफ्थ लिम्ब की तरह काम करती थी वो टेल जो थी, वो एक पांचवें लिम्ब की तरह काम करती थी। अभी हमारे पास 4 लिम्ब्स है ना, तो बंदरों के पास भी 4 लिम्ब्स होते हैं, तो वो टेल एज अ फिफ्थ लिम्ब काम करती थी, इसलिए उनको टेल की जरूरत थी। पर धीरे 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 जैसे हम सिविलाइज्ड होते गए, जैसे ह्यूमन बींग्स में, जैसे बंदरों में चेंजेस आते गए, राइट, वो बंदर धीरे धीरे ह्यूमन बनते गए। तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए, ऐसी वेरिएशंस आई, जिसकी हेल्प से हम आज होमोसेपियन यहाँ पर खड़े हुए हैं, राइट। इतना हमारा रिफाइंड अवतार खड़ा हुआ है, राइट। हमारे पास पूंछ नहीं है ना, वी डू नॉट हैव अ टेल, हमारे पास पूंछ नहीं है, काम की नहीं है। आज वो टेल हमारी किसी काम की नहीं है, हमें वो टेल चाहिए ही नहीं। तो इवोल्यूशन हुआ और वो टेल हमारी बॉडी से गायब हुई। धीरे 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 बहुत लंबा टाइम लगता है इस इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। इवोल्यूशन टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो जो ह्यूमंस हैं वो किससे इवॉल्व होकर आए हैं, बंदर से। मंकीज हैज इवॉल्व्ड इनटू ह्यूमंस, और वो ह्यूमंस भी कौन सी स्पीशीज, होमो सेपियंस। तो हम जो इंसान आज यहाँ खड़े हुए हैं, हम इवॉल्व होकर आए हैं बंदरों से, मंकीज से, और आज हम ह्यूमंस यहाँ पर खड़े हुए हैं। कौन सी स्पीशीज हमारी, होमोसेपियन। ऐसे बहुत सारी स्पीशीज थी, आपको पता है। जैसे बंदर जब क्या कर रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे, धीरे धीरे देखो टाइम चेंज हो रहा था, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही थी। ऐसे तो बंदरों की पूरी बॉडी किससे कवर्ड होती है, बड़े बड़े बालों से, हेयर से कवर होती है। अब हमें उस हेयर की जरूरत नहीं है, तो वो हमारी बॉडी से हट चुके हैं। पर ये जो चेंजेस हमारे अंदर आए हैं, बंदर से जो इंसान हम बने हैं, ये जो चेंजेस हमारे अंदर आए हैं, इसको बहुत टाइम लगा, इसको बहुत टाइम लगा। बंदर से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनी, हम क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हुए, और लास्ट में हमारी होमोसेपियंस की स्पीशीज क्या है, अर्थ के ऊपर अभी इस टाइम है। एंड वी डू लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। हम हमारे सारे एंसेस्टर से क्या दिखते हैं, बहुत डिफरेंट दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारे डीएनए में टाइम के साथ साथ चेंजेस आने लगे, राइट। जैसे जैसे टाइम चेंज होने लगा, जैसे जैसे हम और समझदार होने लगे, जैसे जैसे हम और समझदार होने लगे, वैसे वैसे हमारे डीएनए में चेंजेस आते रहे, हमारा डीएनए चेंज होता रहा, और एक लंबे टाइम के बाद आज हमारे डीएनए के चेंज होने के बाद हम बंदरों से इंसान दिखाई देते हैं, राइट। तो ये जो चेंजेस है, ये जो वेरिएशंस होती है डीएनए में, दीज आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या करती है, इवोल्यूशन का बेसिस है। क्लियर? So the difference in the DNA copies are foundation of evolution. Over time, these variations can lead to the development of new traits and new species. और जैसे जैसे DNA में चेंजेस आते जाएंगे, जैसे जैसे और वेरिएशंस आते जाएंगे, हो सकता है हमारी आने वाली जो स्पीशीज होंगी वो बहुत डिफरेंट होंगी। अब आने वाले जो ह्यूमन बींग्स होंगे हमारे, आफ्टर सो मेनी जनरेशंस, हो सकता है वो डिफरेंट होंगे, राइट। होता क्या है, जब भी एक बार भी डीएनए की कॉपी होती है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन हमेशा क्रिएट होती ही होती है, राइट। पर ये जो वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, ये एक चेंज लाती हैं, और ये चेंज ना बहुत लंबा टाइम लेता है, बहुत धीरे 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 होता है, और बहुत लंबा टाइम लेता है। बहुत सालों पहले, बहुत हजारों सालों पहले बंदर यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स थे, राइट। सिर्फ अर्थ के ऊपर बंदर हुआ करते थे, होमोसेपियंस तो नहीं थे ना, हम ह्यूमंस तो नहीं थे। बहुत टाइम लगा, बहुत डीएनए में धीरे धीरे चेंजेस आए, और हम ह्यूमंस यहाँ पर आज खड़े हुए हैं, राइट। तो variation, the changes in DNA during replication are the foundation of evolution. I hope आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको किसी तरह का confusion नहीं होगा। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है और समझाया है, कोई confusion की बात यहाँ है ही नहीं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर स्टूडेंट्स,
Why aren't the two cells in reproduction identical? तो ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं, ये तो जस्ट अभी पढ़ के आए हैं कि क्यों जब रिप्रोडक्शन होता है तो दो सेल्स जो बनते हैं, एक सेल से एग्जिस्टिंग सेल से दूसरे सेल जो बनता है वो आइडेंटिकल क्यों नहीं होता? Why it is not identical? बताओ. Because of the variations during replication. क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत सिंपल सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का. Because of the variations during DNA copying. राइट? बहुत सिंपल तरीके से बता दिया मैंने आपको. अब पूरी कहानी आपको मालूम है, आप लिख सकते हैं. एक बार फिर भी देख ले इसका आंसर. चलो देखते हैं. तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो दो सेल्स बनते हैं वो क्यों आइडेंटिकल नहीं होते? व्हाई दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, राइट? एब्सोल्युटली आइडेंटिकल को आप बोल सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होती, राइट? व्हाई दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? तो देखिए, when two cells are formed through reproduction they may appear very similar but they are not identical. तो जब रिप्रोडक्शन होता है और जब नई कॉपीज बनती हैं, राइट, सेल्स की, तो वो सिमिलर होती हैं, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. आइडेंटिकल नहीं होती. जैसे आप हो, आप अपने पेरेंट्स से बने हो, राइट? आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोड्यूस किया है बट यू डू लुक सिमिलर टू योर पेरेंट्स. आपके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक नाक है, दो आंख है. आपके फीचर्स, आपके जो फिजिकल ट्रेट्स हैं वो भी आपके पेरेंट्स से देखते हैं. हो सकता है आपकी आंखें आपके पापा के पर गई, आपकी जो लिप्स है वो आपकी मम्मी पर गए, आपका कलर जो है वो पापा पर गया, आपके बालों का कलर आपकी मम्मी पर गया है. तो आप लोग सिमिलर तो हो बट आप आइडेंटिकल नहीं हो. नहीं हो ना? क्यों नहीं हो? चलो देखते हैं. सो होता क्या है? This lack of perfect identity is due to the inherent nature of DNA copying process during reproduction. और ये किस वजह से होता है? क्यों ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स से ही बने हैं पर हम पेरेंट्स जैसा दिखते हैं पर पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है? तो ये होता है ड्यू टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ डीएनए कॉपिंग. डीएनए कॉपिंग के इनहेरेंट नेचर की वजह से कि कैसे वो इनहेरेंसी करता है. पहला ये बायोकेमिकल वेरिएबिलिटी. So biochemical reactions including DNA copying are unreliable. They have small variations each time they occur. तो मैंने आपको बताया था कि ये जो DNA copying है, DNA copying is a biochemical activity. It is a chemical reaction, right? But कहाँ हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है. बायो लगा दो उसके आगे. बायोकेमिकल रिएक्शन हो गई, राइट? अब जब ये बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ना तो इनको कोई भरोसा नहीं होता है. ये छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं. अब देखो, आप कोई भी काम करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी काम करते हो, आप नकल करते हो. आपके दोस्त ने असाइनमेंट बनाया और ये इसका असाइनमेंट है, राइट? अब आप ये असाइनमेंट बनाना भूल गए. नेक्स्ट डे आप स्कूल पहुंच गए हो, असाइनमेंट किया नहीं है, चेकिंग होने वाली है, मार्क्स नहीं मिलेंगे. डर के मारे क्या करते हो? असाइनमेंट लेते हो, दोस्त को बोलते हो यार मेरे को दे दो, मैं इसको कॉपी कर दूंगा. बट कॉपी भी करोगे ना तो नकल के लिए भी अकल चाहिए. कुछ ना कुछ गलती तो करोगे ही. यू विल मेक सम मिस्टेक्स, यू विल मेक सम ब्लंडर. कुछ ना कुछ कॉपी करोगे, राइट? हैंड राइटिंग डिफरेंट होगी, स्पेलिंग्स अलग होंगी, राइट? लिखने का मेथड अलग होगा, अलग अलग चीजें नहीं हो जाएंगी. तो कॉपी तो आपने बनाई पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाई. तो यहाँ पर भी यही हुआ. डीएनए ने कॉपी तो बनाई पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाई. उसने क्या किया? उस डीएनए ने कुछ ना कुछ स्मॉल वेरिएशंस ला दी, राइट? जब भी ये डीएनए कुछ काम करने निकलता है, जब भी ये डीएनए क्या करता है? कॉपी करता है ना, नकल करता है अपनी, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देता है. और हर बार वो मिस्टेक क्या होती है कि छोटा सा इंफॉर्मेशन चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? वेरिएशंस आ जाती है. कुछ स्मॉल वेरिएशंस हर बार आ जाती है, राइट? दूसरा, imperfections in copying. When DNA is copied, there can be a minor errors or differences in the copied DNA compared to the original. तो जब डीएनए अपने ओरिजिनल डीएनए जब कॉपी होता है ना तो उससे कुछ ना कुछ एरर्स हमेशा हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो कॉपी होगी उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाएगी. ओरिजिनल डीएनए के कंपैरिजन में कुछ मिस्टेक्स आ जाएंगी, जिसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, राइट? तीसरा, accumulation of variation. So these small variations, although usually subtle, can accumulate over generations, leading to differences between the two cells. And these natural variations are the basis for genetic diversity and evolution within species. ठीक है? तो होता क्या है, इसको थोड़ा ढंग से समझो, समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आगे आ जाते हैं कि ये एक जनरेशन है, ठीक है? इन्होंने क्या किया? रिप्रोड्यूस किया और ये इन्होंने क्या करे? दो ऑफस्प्रिंग बनाए यहाँ पे, ठीक है? दो बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं, चार बन सकते हैं, जितने करना चाहो कर सकते हैं, राइट? ये आपकी जनरेशन 1 है, ये आपकी जनरेशन 2 है. हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. अब इन्होंने भी क्या किया? यहाँ पे देखो,
इसका जो डीएनए था, इसे रिप्रोड्यूस किया तो उसकी कॉपी बनी, उसमें कुछ चेंजेस आए, उसमें कुछ वेरिएशंस आए, और ये जो डीएनए ट्रांसफर हुआ इसमें और इसमें जनरेशन 2 में हुआ ना। अब क्या होगा, कोई माइनर सा चेंज आया होगा, कोई माइनर सा चेंज, मान लो क्या माइनर चेंज आया होगा, रेजिस्टेंट टू डिजीज का मान लो, ठीक है, रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो ये वाला जो जनरेशन 1 है ये ना बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, राइट। इसको छोटी सी में ही खांसी जुकाम हो जाता है, मौसम क्या चेंज हुआ, बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, बहुत छींकने लगता है, फीवर चढ़ जाता है, राइट। ये इट इज़ वेरी सस्पेक्टेबल टू डिजीज। अब डीएनए ने देखा कि चलो ये हो रहा है, डीएनए में एक एरर आ जाएगी, कॉपी जब कर रहा होगा ना डीएनए, खुद को रेप्लिकेट कर रहा होगा, तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी, एक छोटा सा ब्लंडर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा और प्रोटीन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अब जनरेशन 2 में जो डीएनए की कॉपी जाएगी ना, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा डीएनए में, और वहाँ पर क्या चेंज होगा कि ये जो जनरेशन 2 है ना, इसकी जो थोड़ी रेजिस्टेंस पावर है बीमारियों को लेके, वो थोड़ी सही हो जाएगी, राइट। मान लो 30%, अब ये अपने आप को 30% ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है बीमारियों से, राइट। ये तो बहुत ही ज़्यादा बीमार होता था, इसकी तो कोई इम्यूनिटी नहीं थी, इसकी इम्यूनिटी 30% इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। चलो ठीक है, जनरेशन 2 की बात हो गई। जनरेशन 3 पे आ गए, इन्होंने भी बच्चे पैदा किए अपने जनरेशन 3 में, ये बच्चे, ठीक है, दिस इज जनरेशन 3। अब यहाँ पे जनरेशन 2 के पास जो डीएनए आया, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, इसने भी अपनी कॉपी बनाई और वो ट्रांसफर कर दी अपनी जनरेशन 3 में, राइट। यहाँ पर भी डीएनए की कॉपी बनी, राइट, इस इंडिविजुअल की भी डीएनए की कॉपी बनी, ट्रांसफर कर दी अपने जनरेशन 3 में। अब क्या होगा, जनरेशन 2 जो कि सिर्फ 30% इम्यूनिटी के साथ थी, जब इसका डीएनए कॉपी हो रहा होगा ना, तो यहाँ पर भी एक छोटी सी वेरिएशन आ जाएगी, छोटा सा चेंज, माइनर सा चेंज हो जाएगा। अब जो कॉपी बनेगी डीएनए की, वहां पर ना इस जनरेशन के पास 80% इम्यूनिटी होगी, ये बीमारियों से अपने आप को 80% तक बचा पाएगा, 80% तक चांसेस होंगे कि इनको बीमारियां ना हो। इम्यूनिटी बढ़ गई, अचानक से बढ़ गई ना। अब इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन ये जो वेरिएशंस हैं एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जनरेशन 1 तो बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था, 2 के पास थोड़ी सी वेरिएशंस आई, चेंजेस आए इसके डीएनए में, इसके पास 20% इम्यूनिटी पावर आई, ओके आई हैव 20% चांसेस कि मैं बीमार ना पड़ूं, राइट। ये वेरिएशन आगे ट्रांसफर हुआ 3rd जनरेशन में, और ये वेरिएशन क्या हुआ, बढ़ गया, राइट। ये वेरिएशन आया 3rd जनरेशन में, अब ये 80% चांसेस हैं कि बीमार नहीं पड़ता। अब जो जनरेशन 4th आएगी, अब जो बच्चे बनेंगे, अब जो बच्चे पैदा होंगे, जनरेशन 4th होगी, वो कैसी होगी, उसके पास जो डीएनए ट्रांसफर होगा, राइट, जो डीएनए ट्रांसफर होगा उसमें 100% इसको इम्यूनिटी मिल जाएगी कि अब ये बीमार नहीं पड़ेगा, इसको 100% इम्यूनिटी मिल जाएगी कि अब ये बीमार नहीं पड़ेगा। तो जनरेशन बाय जनरेशन ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट हुए और एक चेंज लेकर आए। क्या लेकर आए, एक बड़ा चेंज लेकर आए, राइट। धीरे 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 ये चेंजेस आए, ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट हुए, और यहाँ पर देखो जनरेशन 4 में जाके ये चेंज आया कि ये अब जनरेशन 4 बीमार नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, जनरेशन 4 बीमार नहीं पड़ेगी। तो ये जो वेरिएशंस आते हैं ना, और जब ये शो होते हैं तो ये बहुत टाइम लगता है। क्या हुआ यहाँ पर, इवोल्यूशन हुआ एक तरह का, बीमारियों से बचाव, राइट, इवॉल्व करा, ये करा ना। तो ये जो इवोल्यूशन होता है ये बहुत टाइम लेता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और ये जो चेंजेस आप देख रहे हो, दीज वेरिएशंस आर वेरी सटल, बहुत सटल चेंजेस हैं, ये बहुत सटल वेरिएशंस हैं, राइट। और ये छोटे छोटे वेरिएशन देखो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो डीएनए कॉपिंग के दौरान हुई थी, एरर हुई थी, उसकी वजह से वेरिएशन आया, और आपकी जनरेशन 4 में ये वेरिएशन दिखा कि ये अब बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। क्लियर? आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। आई होप ये इसमें आपको कोई भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी स्टूडेंट्स। अब आपको पता चल गया कि क्यों दो सेल्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, क्यों वो आइडेंटिकल नहीं होते, इन वेरिएशंस की वजह से नहीं होते। छोटे छोटे वेरिएशंस आते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स डीएनए करता है ड्यूरिंग कॉपिंग,
राइट कौन कौन सी मिस्टेक करता है? देखो ये एक तरह की बायोकेमिकल प्रोसेस है, दिस इज अ बायोकेमिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होते हैं, छोटी छोटी कुछ माइनर एरर्स हो जाती हैं ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, और इन एरर्स की वजह से क्या होती हैं, वेरिएशंस आती हैं, एंड दीज वेरिएशन जनरेशन बाय जनरेशन बहुत टाइम तक क्या करती हैं, एक्यूमुलेट करती हैं, राइट और उसकी वजह से क्या होती हैं, बाद में शो करती हैं, आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये क्या करती हैं, उस स्पीशीज में शो होती हैं। क्लियर? समझ आ गया ये आपको अच्छे से? ग्रेट, आई होप यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑफस्प्रिंग में क्या होती है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है, राइट जिससे क्या होता है, वही एक सिमिलर टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, राइट और अच्छे से देख लेते हैं इसे। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, पहला तो पासिंग इंफॉर्मेशन, राइट अभी मैंने आपको बताया, आई जस्ट टोल्ड यू द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इज दैट DNA carries some kind of information, and this information is passed from the existing organism, from the parents to the offspring to the new individual, right? So chromosomes in the nucleus contain DNA molecules with information for inheriting features. तो पेरेंट्स से बच्चों में जो फीचर्स जाते हैं वो डीएनए के थ्रू ही जाते हैं। जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, जो फीचर्स होते हैं उन्हें इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, राइट दूसरा passing traits. So DNA copying allows parents to pass their characteristics to their offsprings. Again, I have already told you this, right? कि DNA copying से क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को अपने बच्चों में इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं, राइट नेक्स्ट इज क्रिएट्स वेरिएशन। तो ये अभी हमने जस्ट पढ़ा। So when DNA is copied, slight variations occur in the new copies due to the biochemical reaction, and it ensures the next generation inherit traits from their parents accurately. तो ये जब DNA copying होती है तो कुछ variations भी होते हैं, ये भी हमने पढ़ा, it creates some kind of variation। अब वो variations ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने पेरेंट्स से क्या करते हो, traits तो लेते हो, बट आप में भी कुछ यूनिक फीचर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ यूनिक ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। Next is genetic diversity. So DNA copying helps create variations among offspring while still retaining parental traits, right? तो हम हमारी रिप्रोडक्शन के दौरान जो DNA में वेरिएशंस आते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, राइट ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग DNA कॉपिंग होता क्या है, सम वेरिएशंस हैपन, राइट कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं, और हम स्टिल क्या करते हैं, पेरेंटल फीचर्स को लेते हैं, जो पेरेंटल ट्रेट्स हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, बट हमारे पास कुछ कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस भी हमें साथ में इनहेरिट होते हैं, राइट नेक्स्ट इज कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। So without DNA copying, reproduction would not work correctly and the species would not continue. These variations are essential for evolution as they form the basis for diversity among species over time. तो ये मैं आपको बार बार बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। मान लो DNA कॉपी नहीं होता ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसके पास DNA है, अब पर ये DNA कॉपी नहीं हो रहा, ये DNA के बिना सेल एक नया बन रहा है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन तो जा ही नहीं रही है इस सेल के पास। जो नया सेल बनेगा उसके पास इंफॉर्मेशन क्या जाएगी, उसे पता क्या है कि बनाना क्या है, उसे क्या पता कि क्या क्रिएट करना है, इट डजंट नो एनीथिंग व्हाट टू क्रिएट। तो क्या होगा, क्या ये स्पीशीज जो इसके फीचर्स हैं वो जब जाएंगे ही नहीं, जब डीएनए कॉपी होगा ही नहीं, डीएनए में ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो जब डीएनए ही नहीं कॉपी होगा तो जो फीचर्स हैं वो पास ऑन ही नहीं होंगे नए इंडिविजुअल को, तो बनेगा क्या, स्पीशीज कंटिन्यू हो पाएगी? आप सोचो, नहीं होगी ना स्पीशीज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। अब डीएनए कॉपी होता है तभी तो वेरिएशंस आती हैं, और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन का बेसिस बनता है, इवोल्यूशन होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी पढ़ा चुकी हूँ, राइट तो इवोल्यूशन बनता है क्यों, क्योंकि इवोल्यूशन होता है क्यों, क्योंकि वेरिएशंस होती हैं, तो ओवर टाइम बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशंस, ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती रहती हैं आपके डीएनए में, पास ऑन होती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन, और उससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, राइट तो इसीलिए डीएनए कॉपिंग इंपॉर्टेंट है।
राइट. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग? क्यों डीएनए कॉपिंग इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट passes information from parents to offspring. Second, it passes traits, right? It passes traits from parents to their offspring. Next is it creates variation, it creates genetic diversity, and also it is important for the continuation of species and evolution. It is the basis of evolution. Clear? समझ आ गया? कोई भी किसी तरह की यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? बहुत इजी तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये समझा दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहा होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. इस सेशन के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. इस सेशन में हमने समझा कि भाई डीएनए कैसे कॉपी करता है, कैसे वेरिएशंस क्रिएट करता है और उसकी कॉपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? सो इस सेशन के लिए इतना ही. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड. थैंक यू वेरी मच.